हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं। और मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि ये प्रूफ करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है, ये प्रूफ करना था। कितने लोग प्रूफ कर पाए मैथमेटिकली? ये नहीं कि एज बी नो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। देखा, दोनों लोगों ने एक ही तरीके से किया है। तो मतलब करने के बाद डिस्कशन किया है या डिस्कस कर? अच्छा, तो देखा, किया है पर घर छोड़ गया नहीं। ठीक है, ठीक है। और कोई ऐसा जो कि किया हो और लाया हो? ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये चीज़ प्रूव करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? यूज़ करना होगा, ये सॉरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होता है वो किसके बराबर हो सकता है? मैक्सिमम किसके बराबर होगा? एच अपन 4 पाई के। देखो, जब भी क्वेश्चन करना होता है तो हमेशा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को कितने के बराबर मान के करोगे? एच अपन 4 पाई के। लेकिन जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि एच अपन 4 पाई से हमेशा ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तू तीनों एक साथ फिर से बैठ गया एक ही सीट पे। खराब। अरे इसको बोल रहे हैं, वो देख ही नहीं रहा। इधर कर, यहाँ पे कर, यहाँ पे बैठ, यहाँ। हाँ, बैठ जा, बैठ जा। तो क्वेश्चन करते टाइम हमेशा इक्वल लगा के करेंगे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मोर देन और इक्वल टू वाला साइन पे टिक करेंगे। ठीक है। डेल्टा पी जो होता है वो होता है, पी क्या होता है ये तो मालूम है ना बे? एम वी। तो डेल्टा पी जो होगा वो कितना आएगा? एम डेल्टा वी, यही आएगा। इसको यहाँ रखते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी फिजिकल टू क्या होगा? एच अपन 4 पाई, यही होगा। ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि प्रूव करो कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है। मान ले कि एक न्यूक्लियस है, और वो ये जो रेड डॉट है वो न्यूक्लियस का सेंटर है। ये मैंने एटम नहीं बनाया, क्या बनाया है? न्यूक्लियस बनाया। और मैंने ये मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इसी न्यूक्लियस के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब कि मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कितना एक्यूरेटली बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पोजीशन इन इलेक्ट्रॉन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो 10⁻⁻15 मीटर के पास, यही होगा तभी ना वे। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस में है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर, यही तो कह रहा हूँ। तो पोजीशन ऑफ मोमेंटम यहाँ लिख दो, ये कितना आ रहा है? 10⁻⁻15। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इंटू 10⁻⁻31 इंटू डेल्टा वी। एच की वैल्यू कोई बता सकता है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 बाई 4 पाई, यही आ रहा है। डेल्टा वी की वैल्यू कोई बता सकता है कितना आएगा? ये पूरी वैल्यू इस साइड जाएगी, यही होगा। अब यही होगा ना? ये कितना आ रहा है जरा? 10⁻, ये आएगा, ये 10⁻15 ऊपर जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। और 10⁻⁻13 भी ऊपर जाएगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में, यही होगा ना बे? तो ये दोनों जोड़ के कितना आ रहा है? 31 और 15, 46 और -43, ये कितना आ रहा है टोटल? 10⁻।
तो ये 6.6 बाई 4 पाई इंटू 9.1 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकंड आ रहा है, दिख रहा है ना? तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ रहा है कुछ इंटू 10⁻12। तो वैसे स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ अगर क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो सकती है? नहीं? तो क्या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो सकती है? नहीं। इसका मतलब कि ये जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है वो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब है ये जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो भी पॉसिबल नहीं। और इसका मतलब है कि इतनी सर्टेनिटी के साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बताई जा सकती। कितनी सर्टेनिटी के साथ पे? 10⁻15 मीटर की एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते, ठीक है? और 10⁻15 मिनट की एक्यूरेसी के साथ बताने का मतलब है कि हम कभी ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन किस में होगा, न्यूक्लियस। मैथमेटिकली इसको प्रूव करते हैं ना। ये नहीं कि अपने को पता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कैसे पता है? रदरफोर्ड ने कहा था। उनको कैसे पता चला? उनकी तो थियरी थी, गलत भी तो हो सकती है। ये मैथमेटिकली प्रूव किया है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। इन फ्यूचर कोई थियरी ऐसी आती है और ये कहते हैं कि नहीं न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 थप्पड़ लगाएंगे, भाग यहाँ से। अभी मैथमेटिकली प्रूव किया मैंने, ठीक है? एक और क्वेश्चन करो। भाई द वे कितने लोग ये सोचे थे एटलीस्ट ऐसा? ठीक है, ये क्वेश्चन करो। तू वहां क्यों बैठी है बे? उधर तू खड़ी। तू नहीं, ये जो पीछे जो बैठ, तू खड़ी हो, आगे जो खड़ी हो रही थी, हाँ। नहीं, तेरे पीछे। हाँ। तू तो इधर कहीं बैठती है ना, आज उधर क्यों बैठी है? ये मत कहना जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ जगह है। यहाँ पर अच्छा बैक सपोर्ट नहीं है। मोरल सपोर्ट ज़्यादा, बैक सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें। ठीक है, बैठ जा बैठ जा। प्रायोरिटीज है अपनी। तो अभी नया एडमिशन लिया गया इसमें। तो अपने आप आगे क्यों आ रहा है? चल तब आ रहा है तो बैठ जा यहाँ पे, यहाँ आ जा। नहीं नहीं, यहाँ अब आ रहा है, मुझे लगा आना चाह रहा है तो ठीक। तो मैं किसी और चीज़ के लिए, नहीं नहीं वहाँ नहीं, एकदम आगे वो सेकंड वाले से, वहाँ बैठ। ये ड्रेस क्यों नहीं पहन के आया तुम? सांप को पाल रहे थे तुम? उसको बोल रहे हैं तो ये तुम उधर ये दोनों ही नहीं पहन के आए, इसको तो बोले ही नहीं। तू दोनों क्यों नहीं पहन के आए बे? झगड़ा हो गया था? तो उन्होंने तुम्हारे ड्रेस फाड़ दी? नहीं ना, उनकी वजह से नहीं पहने कि अब तो तुम पहना के दिखाओ हमें? नहीं? तो कल जो है पहन के आना, नहीं तो तुम घुस के दिखाना, ठीक है? ऐसा चैलेंज लोगे क्या तुम लोग? तो कल ऐसा करना, कल बिना ड्रेस के आना, ठीक है? और मेरी क्लास में बैठ के दिखा देना, ठीक? ठीक। ये वाला क्वेश्चन करो। तूने नहीं कहा? रूल दोनों के लिए अप्लाई है। रहते तो दोनों साथ में ही हो, है कि नहीं बे? दोनों पूरे टाइम साथ में घूमते रहते, तो बाइक पे भी घूमते रहते दोनों के साथ। नहीं, क्लास खत्म होने के बाद बाइक पे भी इधर पूरा हजरतगंज का चक्कर लगा डालते हो, साथ में खाने भी जाते हो। कुछ काम है ऐसा जो अकेले करते हो? कुछ एक दो काम अकेले कर लेना। जल्दी करो ये क्वेश्चन।
टॉमिक के बाद क्या पढ़ाना है तुम लोगों को, किसी कोई आइडिया? स्टेट्स ऑफ मैटर, पता नहीं कैसा है। अरे हाँ, तू क्या कहते अपनी, तेरी कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे, मैं दिमाग से निकल गया कुछ। हाँ, 10 मिनट पहले पूरी क्लास को सिर्फ तुम्हें छोड़ दे, मतलब मैं पढ़ाता रहूँ तुझे छोड़ दूँ? ठीक है, तो ऐसे में तेरे पास दो ऑप्शन है, बस छोड़ना या पढ़ाई छोड़ना। तो तू बस छोड़ने के बजाय पढ़ाई छोड़ना ज़्यादा प्रेफर करती, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रायोरिटी। कौन सी बस है, कहाँ जाना होता है तुझे? यहाँ से ना पैदल चल जाएगा वहाँ, वो अरे वो जो चौराहा है, कौन सा, सिकंदराबाद चौराहा, अभी उसका नाम बदल दिए हैं योगी जी, कुछ नया रखे हैं, पर चौराहा वही है। वहाँ से ऑटो, अब पता नहीं यार, हमको तो पुराना वाला नाम नहीं याद है, तो नया वाला कैसे याद रहेगा। वहाँ से ऑटो मिलती है सीधा चिन्हाटी छोड़ते। डायरेक्ट वो बड़ा वाला जिसको विक्रम बोलते हैं, उस पर बैठ जाना, और तू तो कहीं भी फिट हो जाएगी। विक्रम नहीं चलती है, उधर भी विक्रम नहीं चलता। चिन्हट क्या, तिराहा की चौराहा? तिराहा के लिए जाता है यार, मैं वहीं से आता था इधर, मैं विक्रम बैठ के आता था बहुत साल पहले, मतलब। विक्रम अभी नहीं चलता है क्या? देख ले, क्योंकि वो छोड़ना थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पैसा खर्चा करो थोड़ा सा। कितना बस वाले, बस का कितना किराया मिलता? 21 रुपये? हाँ, ऑटो वाले 21 में नहीं ले जाएंगे, वो 40 लेंगे। अमेठी जाते हो? अमेठी तो इस साइड है ना, कठौता के साइड। अच्छा, मल्लौर वाले साइड अमेठी जाना। वहाँ से कैसे जाते, पैदल? टैक्सी से जाते? ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारे पापा जब स्टोरी सुना करते थे कि 3 बार बस बदल के जाते थे, रास्ते में नदी पड़ती थी, वो भी तैर के जाते थे। सबके पापा नदी तैर के जा रहे। अरे यार, क्या पागल आदमी है वो, टीचर को बोलो ना इधर आके पढ़ा है, सबको उधर तैरा के पढ़ा रहा। नहीं, सही है। तो रास्ते भर तू क्या करते है, 1.5 घंटे तो जाने में ही लगते होंगे, तो तेरी लाइफ के 3 घंटे तो ट्रैवलिंग में निकल गए, और यहाँ भी आके तो कुछ खास पढ़ाई कर नहीं रही है। तो 3 घंटे जो तुझे ट्रैवलिंग में बर्बाद, नहीं बोलेंगे नहीं तो बुरा लग जाएगा तुझे, बर्बाद होते हैं तेरे, तो उसको यूटिलाइज करने का कुछ सोचा तूने? अच्छा, बैस में बैठ के लेक्चर सुन लेते, वेरी गुड। वही वाला जो अभी सुने हो नहीं, जिस जो आज आज हुआ रहता है, वो वाला नहीं सुनते? ये ये पूरी रात पे इतना जोर क्यों दिया तूने? लेक्चर देखता है यही सफिशिएंट था, तुझे उसमें रात ऐड करना जरूरी था। जब उसको टाइम मिलता है तभी देखेगा ना वो। क्वेश्चन किए कि नहीं किए? कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल ले? ठीक, यहाँ देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि एक गोल बॉल है जिसका मास दे रखा है एम। मास अगर एम दिया हुआ है कितना,
40 ग्राम, मतलब पहले इसको केजी में कन्वर्ट करो, तो ये इतना ही केजी आएगा। केजी में किए हो कि नहीं किए हो बे? कितने लोग बिना केजी में किए डायरेक्ट रख दिए हो? हाथ उठाओ। यूनिट का ख्याल रखा करो। स्पीड दिया है, वेलोसिटी दिया है कितना? 45 मीटर पर सेकेंड। पर अपने को ना स्पीड नहीं निकालना है, डेल्टा वी बताना। डेल्टा वी कितना होगा? जिस जो इसकी एक्यूरेसी है वो कितने एक्यूरेसी से मेजर कर रहे हैं? 2%। मतलब डेल्टा वी कितना है, अनसर्टेनिटी कितना है? 2/100। ये कितना आ रहा है? 0.9 मीटर पर सेकंड, देख रहा है? तो 45 मीटर पर सेकंड से हमने ऑब्जर्व किया है प्लस माइनस 0.9 मीटर पर सेकंड का एरर हो सकता है उसमें, उसकी वेलोसिटी में। ठीक है, अपने को बताना है कि उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो अपने को पता है कि डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी कितने के बराबर होता है? H/4 पाई, यही ना? बस फॉर्मूले में रखना है, नीचे लिखेंगे m इंटू डेल्टा वी। h की वैल्यू बता कितना है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 पाई। 4 पाई इंटू मास कितना दे रखा है? 0.04, और ये कितना दे रखा है? 0.9। क्या इसको सॉल्व करके आंसर बताया जा सकता है? कितना आ रहा है जल्दी बता। अब ये कैलकुलेशन करने में मुझे भी टाइम लगेगा। डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 0.14 डिवाइडेड बाई 0.04 डिवाइडेड बाई 0.9, बहुत ही गंदा है। ये आता है 14.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। अभी जस्ट सॉल्व किया क्या? अब ये जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? बहुत ही कम है। मतलब इस पार्टिकल के पोजीशन में जो एक्यूरेसी है ये बहुत ज़्यादा है। मतलब हम इसका पोजीशन बहुत एक्यूरेटली बता सकते हैं। और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं बे कि इसका मोमेंटम भी बहुत एक्यूरेटली बता पा रहे हैं और पोजीशन भी बहुत एक्यूरेटली बता पा रहे हैं? ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जो गोल्फ बॉल है वो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में डिफरेंस जानते हो तुम लोग? बिना किसी स्पेलिंग डिफरेंस के, स्पेलिंग के अलावा जानते हो ना बे? फिर गाली दिया मुझे। बोला ना कि अरे यार उठा दिया फिर से, और कोई काम नहीं हमको, हटा दे, नहीं पूछे। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस है स्पेलिंग छोड़ के? हाँ, माइक्रोस्कोप से जो देखते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। तो बैक्टीरिया को अपन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलेंगे या माइक्रोस्कोपिक? माइक्रोस्कोपिक नहीं। तो बैक्टीरिया को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं कि देखो वहाँ पे है? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तू ही तो कह रहा। देखेंगे ना तो दिखेगा ना वो, दिखेगा तो पोजीशन भी दिखेगा। हाँ, स्लाइड पे रहेगा तो पोजीशन बता सकते हैं, और उसका वेलोसिटी भी धीरे धीरे घूमते रहते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं। एक्यूरेटली बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहा, मतलब जहाँ देख रहे हैं वहाँ नहीं है। नहीं, बैठ जाओ। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से यहाँ पे ये मतलब है कि ऐसा पार्टिकल जिसका जिसको जिसको हम माइक्रोस्कोप से भी ना देख पाएँ, क्या उसको हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोल रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, बीटा पार्टिकल, नाम सुने हो तुम लोग? ये सारे पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं। वो इतने छोटे हैं कि इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, और देखने की कोशिश करेंगे वो नहीं दिखेंगे। समझ में आ रही बात? लाइक
जो जैसा जहाँ पे वो रहेंगे वहाँ नहीं दिखेंगे, अलग ही जगह दिखेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल उनको बोलते हैं। ये आंसर कितने लोग सही से निकाल पाए थे भाई? एक्सप्रेशन कितने लोग सही से लिख लिए थे? केजी वाले गलती करके नहीं, हाथ नीचे कर। उतने पे -1 मिलता है, उस पे भी हाथ उठा रहे, नहीं नहीं थोड़ा सा गलत है, उस पे भी -1 मिलता है। बता करो चाहे नहीं, एक और करो ये वाला। क्या हुआ बे, अच्छा नहीं लग रहा यहाँ बैठ के? यहाँ बैठ के अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा? समझ में नहीं आ रहा इसको क्या बोले, नहीं? भाई बहुत सारे लोग राखी मना रहे हैं, लग रहा है ऐसा। वो मैंने खोल दी। हाँ, वो मैंने रात में इसको निकाल दिया, शुभ रात। 10 रुपए की राखी बांधते, 1,000 रुपया लेके जाते हैं यार, पता नहीं कैसा इन्वेस्ट। हाँ, लड़कियों का सही रहता है। क्या? अरे प्लस एक ड्रेस, वो ड्रेस का लिंक 15 दिन पहले ही भेज दिया था उन्होंने, ताकि डिलीवरी टाइम पे हो जाए। वो तो अच्छा है कि कोई ऐसे सिस्टर नहीं है जो आईफोन जैसी डिमांड करे, उनको पता है कि खरीदेगा ही नहीं, तो इसलिए आईफोन नहीं मांगते। फिर भी कुल मिला के मैंने हिसाब जोड़ा था तो 25,628 रुपये खर्चा हुआ है। तो वो कहीं, अब सबके यहाँ जाऊँगा साल भर में 3-4 बार खाना खाऊँ। क्या? अभी भी कम है? कितना चाहते हो तो, मतलब 2.5 लाख रुपए खर्चा करें? कोई शौक नहीं, इतना खर्चा नहीं करना कि मुझे दुख होने लगे कि मेरी बहनें क्यों हैं। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? जल्दी करो।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? तो क्या हुआ बे? क्या कह रहा? ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलग अलग ऑर्डर में लिखा है, ये दोनों बराबर है। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। इसमें हम डेल्टा एक्स की जगह पे क्या भी लिख सकते हैं, हम डेल्टा पी लिख सकते हैं। मतलब ये डेल्टा पी स्क्वायर बनेगा, यही बनेगा ना बे? डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई, यही आएगा। डेल्टा पी को अपन लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी जो आएगा ये 1/m इंटू अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। ये 4 को तुम चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो, चाहो तो अंदर भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कितने लोग सही से लिख पाए थे? ठीक है, लिखो। अ, तो हाइजेनबर्ग साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम कभी बता ही नहीं सकते। मतलब क्या है? अगर कहीं पर न्यूक्लियस है इस टाइप का, और एटम है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ है, तो हम ना ये कभी बता नहीं सकते कि ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करूं, तो कोई भी माइक्रोस्कोप, इन फ्यूचर भी अगर कोई माइक्रोस्कोप हम देख लें और उससे इसको निकालने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है और क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन और जगह को क्या कर देगा? बदल देगा। और जब बदल देगा तो क्या कोई ये बता पाएगा कि ये एटम कैसा दिखता है? अरे बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे भाई? इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड कैसे घूम रहा है, ये बिल्कुल बताया नहीं जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं बताया जा सकता है? दो वजह। एक, तो जब देखने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ होगा ही नहीं जहाँ पे वो पहले से था, है ना? मतलब जैसे ही हम इसको देखने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपना नेचर क्या कर देगा बे? चेंज कर देगा। और जब नहीं देखेंगे तो वैसे ही नहीं बता पाएंगे। जब नहीं देख रहे हैं तो बता नहीं पा रहे हैं, और जब देखने जा रहे हैं तो अपना नेचर ही बदल दे रहा है। तो क्या कोई बता सकता है कि एटम कैसे मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा होगा? अरे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? इट्स लाइक ना, किसी को अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हारा ट्रू नेचर क्या है, ठीक है, तो पता कर सकता है क्या बे? नहीं पता कर सकता। देखो पहले ही वो नो सर बोल, नहीं हमारा नेचर नहीं पता कर सकते। कैसे पता कर सकते? नहीं बता सकते। तो अगर तुमको तुम्हारे साथ 24 घंटे रहें, है ना, ये चेक करने के लिए कि तुम कैसा बिहेव करते हो, तो तुम वैसा बिहेव ही नहीं करोगे जैसा कि उसके नहीं रहने पे बिहेव करते, है ना? तो ट्रू नेचर बता पाना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कैसे घूम रहा है ये बता पाना इम्पॉसिबल है बे। कि नहीं देखेंगे तो बता नहीं पाएंगे, और देखने जाएंगे तो बदल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल वैसे ही है। तो बिल्कुल बताया नहीं जा सकता। तो क्या कोई एटम का स्ट्रक्चर बता सकता है? नहीं। इसी यही पढ़ने यही के लिए यही पढ़ने के लिए कि नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, यही तो बताया था हमने पहली क्लास में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता बे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नहीं देखेंगे तो बता नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है, और देख लेंगे तो वो बदल जाएगा, तो वो भी नहीं बता पाएंगे क्या चल रहा था। हाँ, सब थियरीज इन फ्यूचर भी नहीं बता सकते। हाँ, सारी रॉन्ग है। अभी प्रेजेंट में गलत प्रूफ हुई है, तुम फ्यूचर की क्या बात करो? अभी सारी गलत। वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। देखो, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि देखो, हम देख के तो नहीं बता सकते, पर मैथमेटिकली तो ज़रूर बता सकते हैं ना। मैथमेटिकली हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नेचर पे उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा वेव इक्वेशन बनाया। ठीक है, और उस वेव इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, है ना? अभी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है,
इसमें भी थोड़ा सा गलती है, ये 2 देखो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्वेश्चन नहीं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को श्रोडिंगर साहब ने एक इक्वेशन से ऐसे लिखा। इसमें कौन क्या क्या है, लिखो पहले। हाँ हाँ, गलत हो सकते हो। लिख लो, लिख लो क्या लिखा। पहले जैसा लिखा वैसे लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कि ये है क्या। हर एक चीज़ समझाते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। थोड़ा दिखने में ना डर लग सकता है, बिल्कुल जेन्युइन है इसको लिखते टाइम डर लगना। बीपी हो सकता है बढ़ा हुआ नजर आए तुम्हें, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर इसके बारे में जानना जरूरी। क्या हुआ? लेकिन हाँ, वो एक त्रिशूल जैसा क्या बना हुआ है बे? वो भी बताएंगे, सब बताएंगे। छाप लिए, लिखो। वेयर ई इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें से कुछ चीजें तो तुम पहचानते होगे, जैसे 8 तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि क्या है। 8 तो 8 नंबर है। पाई एम भी जानते होगे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पाई क्या है? पाई जो पाई होता है वही पाई आर स्क्वायर वाला 1.22/7 पढ़े होगे तुम लोग। एच क्या है? अरे एच क्या है पता चला? प्लैंक्स कांस्टेंट। ई और वी के बारे में बता देते हैं। लिखो तो पहले वो तो लिख लो, एम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, m is mass of electron, h is Planck constant, E is total energy of electron, E is total energy of electron, V is potential energy of electron, potential energy of electron, E total energy है और V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि फिर E माइनस वी क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी। ऐसा नहीं, और भी बहुत सारी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, तो उसको हटा के। और इसके बाद ये आता है, ये ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना, ये क्या चीज़ है? इसको इसको बोलते हैं अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? और इसका मतलब क्या है? डबल डिफरेंशिएशन मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया।
तो पार्शियल डिफरेंशिएट किए हैं, 2 बार किए हैं, तो हो सकता है बहुत लोग ये सोचे कि अरे 2 बार आधा आधा क्योंकि एक ही बार पूरा कर देते। तो ऐसे काम नहीं करता है ये पूरा जो इक्वेशन बना है ना, इस पूरे इक्वेशन को अपन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। नाम सुने हो कभी? लिख लो। दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है? पहले वो जो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, फिर वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जेड के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर ऐड करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, एच के ऊपर टोपी पहनाते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड साइज फंक्शन, ये जो त्रिशूल जैसा बना हुआ है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साई। पी एस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई। पी एस वाई नहीं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी एस आई मतलब इसको साई बोलते हैं। ठीक है। साई फंक्शन होता है जिसका एज सच कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। लिखो, वेयर साई इज अ फंक्शन विच हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। मतलब ऐसा फिजिकली कुछ ऐसा बता नहीं सकते कि फिजिकली क्या चीज़ है साई। साई एक वेव फंक्शन है। ठीक है। लिखा है क्या कम मैंने कहीं? हाँ, ये लिखा है, देखो। According to Schrodinger, psi is a radial wave function of electron which has no physical significance. No physical significance. ठीक है, नोट करो इसको। क्या तकलीफ है? हाँ हाँ, कुछ कुछ बोल। हाँ, वहाँ नो लिख दिया मैंने। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। क्या? 1915। क्या करना चाहता तू? तू गलत प्रूफ करना चाहता? अभी तक मैं बताऊं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो मॉडल है इसको गलत प्रूफ नहीं किया गया। नहीं, ग्राफ आते हैं इसलिए ग्राफ पढ़ा रहा हूं। और ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने, ये एकदम नहीं समझने वाली चीज़ है। एकदम भी नहीं समझने वाली। आ भी नहीं रहा होगा मुझे पता है। लिख लो, लेकिन लिख लो तो ज़्यादा अच्छा। बिना समझे लिख लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, कि इसको समझा पाना बड़ा मुश्किल काम है। ज़्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आया अभी तक। क्या हुआ? वो दिख रहा है बोर्ड, उस पर लिखा हुआ है वो दिख रहा है ना? मैं सुनाई दे रहा हूँ, बस उतना ही। मैं तो ही फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता है मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दिखाई दे? मैं एक फ्लैश डाला ले अगर। बिना फिल्टर के बोलते हो क्या तुम? ये अभी मैं शुरू कर दूं बिना फिल्टर? मुश्किल हो जाएगा।
बताते बताते हैं, सब बताते हैं। ठीक। तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि श्रोडिंगर साहब कहना क्या चाहते थे, ठीक है। हालांकि थोड़ा मुश्किल है पर फिर भी श्रोडिंगर साहब का नाम से स्टार्ट करते हैं। श्रोडिंगर साहब के नाम में, हाँ पहले तो नाम बता दूं मैं, स्क्रॉडिंजर नहीं है, श्रोडिंजर है। और श्रोडिंजर में जो ओ दिख रहा है तुम्हें वहाँ पे, ओ के ऊपर एक दो डॉट बनाए हुए दिख रहे होंगे, दिख रहा है। ओ को इतना सिंप्लीफाई तरीके से नहीं लिखा था, दो डॉट बना के लिखते थे श्रोडिंगर साहब। वो दो डॉट, ये जो पूरा ओ और एक डॉट है, ये उनके पास एक कैट हुआ करती थी, बिल्ली, उसको रिप्रेजेंट करती, ठीक है, सच में। तो हाँ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो डॉट उसकी आंखें रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पता नहीं कैसे मेरी ड्राइंग खराब है, बट ये जो ओ है वो कैट को ही रिप्रेजेंट। हाँ उनके पास घोड़ा नहीं था, है ना, तो उनके पास कैट ही थी। तो अब वो कैट को क्या करते थे, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में डाल के उसको मारने की कोशिश करते थे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, एक्चुअल में नहीं। वो उनकी पेट थी, बहुत प्यार करते थे, लेकिन हाइपोथेटिकली वो उसको मारते थे, लाइक मारते, ठीक है। कैसे बताता हूँ। लाइक वो कहते थे कि अगर मैं इस कैट को एक इस तरह के डब्बे में बंद करूँ, ठीक है, और जैसे यहाँ पे एक डब्बा है और ये कैट है, मुझे नहीं पता कैट कैसे बनती है, पर ये कैट नहीं है, यहाँ कैट रखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर ये दो डब्बे हैं, ध्यान से देखना। ये डब्बा जो है ऐसे खुलता है, ये जो इसका जो ढक्कन है वो ऐसे खुलता है, लाइक ऐसे, ये पता है ना, ये इस टाइप से खुलता है। ये यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, इस डब्बे का ढक्कन ऐसे ओपन होता है, इस टाइप से, ठीक। इस डब्बे में के ऊपर एक और ऐसा डब्बा लगा रहता था, बीच में यहाँ पे एक हल्का सा छेद रहता था, बहुत ही हल्का सा। और यहाँ से एक रस्सी निकलती थी, इससे जो अटैच रहती थी, है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। और इसका हिंज इधर, ठीक है, और इसके अंदर पॉइजनस गैस भरी हुई, ठीक है, पॉइजनस गैस भरी। हाइपोथेटिकली अगर बात करें, हाइपोथेटिकली एटम का स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर बिल्ली और पॉइजनस गैस रहती है, एटम का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का एक मेटाफर है। मेटाफर जानते हो ना तुम लोग, एक ऐसा उसी से मिलता जुलता कुछ, ठीक है। कैट अगर यहाँ है, पॉइजनस गैस इसमें भरी हुई है और ये पूरा डब्बा बंद है ना, तो अगर अपने को ये पता करना है ये बिल्ली जिंदा है या मर गई, तो कैसे बताएंगे भाई, बिल्ली जिंदा है या मर गई भाई? हाँ, देख के बता सकते हो, बिना डब्बा खोले बता सकते हो? बिना डब्बा खोले नहीं बता सकते। बिना डब्बा खोले हम क्या बता सकते हैं भाई? या तो बिल्ली जिंदा होगी या तो मर गई। हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। बिल्ली के जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। और मरने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/2। हम सिर्फ यही बोल सकते हैं बिना डब्बा खोले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम डब्बा खोल के ये प्रूफ करने जाएंगे, ये देखने जाएंगे कि बिल्ली जिंदा है कि मर गई, तो बिल्ली सर्टेनली मरी हुई रहेगी। दिख रहा है कि नहीं बे? ये पता चल रहा है कैसे सर्टेनली मरी हुई रहेगी? जब इसको खोलेंगे तो इस डोर से अटैच्ड ये धागा दिख रहा है, जो इस, अगर डोर को ओपन करोगे इस बॉक्स को, तो ये वाला बॉक्स भी क्या हो जाएगा, ओपन। और जब तक तुम ये वाला बॉक्स हटाओगे तब तक पॉइजन गैस चारों तरफ फैल जाएगी और कैट मर जाएगी, ठीक है। ये सेटअप है। इस सेटअप में अगर हम ये पता करने जाएंगे कि बिल्ली जिंदा है कि मर गई, तो जरूर मरी हुई मिलेगी, हमेशा, 100%, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं देखते हैं बिल्ली जिंदा है कि मर गई, तो हम ये तो बता ही सकते हैं कि बिल्ली 50% चांस है कि जिंदा हो और 50% चांस है कि क्या हो जाए बे, मर जाए। 50% चांस क्यों है मरने का? क्या बता, बिल्ली जाके ढक्कन खोल दे खुद ही, पॉसिबिलिटी है कि नहीं बे? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना।
और इसकी पॉसिबिलिटी 50% है, तो हम सिर्फ क्या बात कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज की बात कर सकते हैं। हम एक्चुअली में नहीं बता सकते कि कोई बिल्ली जिंदा है या मर गई। समझ में आ रहा है? एटम का स्ट्रक्चर भी ऐसा है। एटम के स्ट्रक्चर में यहाँ अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा ये हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, एग्जैक्टली कहाँ होगा नहीं बता सकते। हम सिर्फ क्या बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। लेकिन हम वहाँ जाएंगे देखने, ये प्रूफ करने के लिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी सही है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, लेकिन बिना देखे प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि नहीं भैया? प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तकलीफ में तो नहीं हो? समझ में आ रहा है? थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ेगा। अगर पढ़ रहा है इसका मतलब दिमाग है तुम्हारे पास। कितने लोगों को अभी जो बकवास किया समझ में आया? थोड़ा बहुत भी। ठीक, बाकी लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को भी समझने की ज़रूरत नहीं वैसे, वो तो बस मेरा इंट्यूशन है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक साई फंक्शन होगा, है ना। देखो, प्रोबेबिलिटी के साथ हिसाब किताब में बहुत दिक्कत वाली बात है। प्रोबेबिलिटी का ऐसा हिसाब किताब होता है कि तुम लोगों ने कॉइन टॉस किया, कॉइन वैसे मैथ्स की चीज़ है, पर आई होप कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत आता होगा। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? हाँ, 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो कॉइन टॉस किए तो एक बार टॉस किए तो हेड आ गया, ठीक है, तो अब अगली बार क्या ही आएगा? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि अगली बार टेल आएगा। एक बार हेड आ गया तो दूसरी बार टेल आएगा, तभी 50% होगा। 50% प्रोबेबिलिटी कैसे हुई बे? क्या दोनों बार हेड आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। दोनों बार टेल आ सकता है। 50% प्रोबेबिलिटी कैसे हुई? 50% तो तब होता है ना जब एक बार हेड आया एक बार टेल आया, तभी तो 50% हुआ। प्रोबेबिलिटी ऐसे काम नहीं करती है। प्रोबेबिलिटी ऐसे काम नहीं करती है। मान ले दो कैप्टन है ना, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 रहेगी। ठीक है, जैसे मान ले कि दो लोग हैं, टॉस उड़ा रहे हैं। उससे पहले क्वाइन को 3 बार टॉस किया जा चुका है, 4 बार टॉस किए, और चारों बार हेड आया। चारों बार हेड आया। अब दो कैप्टन है, एक ने बोला कि हेड आएगा, ये सोच के कि 4 बार हेड आया, इस बार भी क्या आएगा पे? हेड। और दूसरा वाला कैप्टन टेल बोलता है, ये सोच के कि 4 बार हेड आया है, अब तो टेल ही आएगा। ठीक है, कौन सही सोच रहा है? दोनों ही गलत सोच रहे हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऐसे काम नहीं करती है। प्रोबेबिलिटी ऐसे काम नहीं करती है। श्रोडिंगर साहब ने पूरे एटॉमिक मॉडल को प्रोबेबिलिटी के ऊपर डाल दिया। प्रोबेबिलिटी के ऊपर पे, एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, और श्रोडिंगर साहब में अभी तक कोई लिमिटेशन नहीं है सिवाय इसके कि ये सिर्फ सिंगल एटम के इलेक्ट्रॉन पे काम करती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के एटम के ऊपर काम करती है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम पे काम नहीं करती ना। यही एक लिमिटेशन है, इसके अलावा और कोई लिमिटेशन नहीं है। क्यों लिमिटेशन नहीं है? दो रीज़न। एक तो समझ में नहीं आया किसी को, तो जब समझ में नहीं आएगा तो फिर लिमिटेशन कहाँ से निकालेंगे? बोर का मॉडल बहुत आसान था, सबको समझ में आया था ना बे। तो जब ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा, ज़्यादा लोग कमियां निकाल लेंगे उसमें से। श्रोडिंगर साहब ने बहुत बढ़िया खेला है ना। उन्होंने ऐसा इक्वेशन बनाया जो किसी को समझे में नहीं आया, और समझ में कम लोगों को आएगा तो कम लोग ही लिमिटेशन निकाल पाएंगे, कम लिमिटेशन। ठीक है, और दूसरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के घूमने की अपन प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये नहीं बता सकते। ठीक है, और अगर प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे, और कोई मान ले गया माइक्रोस्कोप लेके पहुँच गया कि हम जाके देखे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो श्रोडिंगर साहब क्या बोलेंगे? हम थोड़े बोलते कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहाँ पे, हम तो ये बोले थे कि वहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। और तुम क्या करने गए वहाँ पे? जब वहाँ पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ मिलेगा ही नहीं, ये भी बताया था मैं, है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी है उसको सही मानो, और वहाँ जाएंगे चेक करने तो वो गलत होगा ही 100%। क्योंकि बिल्ली के जिंदा होने और मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बे? 1/2। 50% चांस है कि जिंदा होगी, और 50% चांस होगी कि मर गया होगा, मर गई होगी। लेकिन खोलोगे तो 100% चांस है कि मर जाएगी। खोलो ही मत, हम जो कह रहे हैं मान लो। ठीक है, बिना खोले बता सकते हैं कि बिल्ली जिंदा है कि मर गई बे? नहीं। खोलेंगे तो हमेशा क्या मिलेगी? मरी हुई। एटम ऐसा ही है, बिना देखे बता नहीं सकते कि एटम कैसा है।
और देखने जाएंगे तो एटम होगा ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, बढ़िया दिमाग से खेले, तकलीफ में तो नहीं हो। तो श्रोडिंगर साहब ने कहा कि एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके वेव फंक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? साई से। वैसे साई का सच कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, पर मॉड ऑफ साई स्क्वायर क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनता है। क्या बनता है भाई? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी बनता है, जिसको हम लोग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। नाम कठिन है पर कॉन्सेप्ट इजी है। ठीक है, और वो जो प्रोबेबिलिटी है हर एटम के अराउंड, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी जगह पे ऐसे होगी, और कहीं कहीं पे ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। कहीं कहीं प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और जहां ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल बोलेंगे।